नमस्कार मित्रों। आजकल बहुत ज़ोर शोर से एक चर्चा चल रही है। क्या भारत को सही में आज़ादी मिली थी 1947 में, या फिर वो डोमिनियन स्टेटस की दर्जा मिली थी? क्या भारत को जो भीख में आज़ादी जो कंगना रनौत ने एक नया छेड़ा है, एक विवाद, उस क्या वो कितना सत्य है, आइए जानने का कोशिश करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन जो था काफ़ी कमज़ोर हो गया था और वहाँ के लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। क्लेमेंट एटली बना था वहाँ का प्रधानमंत्री। लेकिन भारत को जो आज़ादी मिली थी, क्या वो सच में आज़ादी मिली थी? भारत जो है वो राष्ट्रमंडल समूहों का सदस्य है, जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें कि लगभग 49-50 मेंबर हैं। मतलब कि अंग्रेज लोग जहाँ जहाँ शासन किया था जौन जौन देश में, उन सब का एक ग्रुप है जिसको कहते हैं राष्ट्रमंडल समूह, और भारत जो है उसका मेंबर है। तो ऐसा है कि जो इंग्लैंड की महारानी है उसको भारत आने के लिए वीज़ा वूज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि भारत जो है राष्ट्रमंडल समूहों का मेंबर है। इसलिए अंग्रेज़ की जो महारानी है वो भारत में बिना वीज़ा के आ सकती है, ऐसा यहाँ पे कानून है। तो पहला चीज़ तो यही प्रूफ करता है कि यहाँ पर द्वयम दर्जे का कानून भारत को आज़ादी मिली है। और दूसरा चीज़ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, भारत के संविधान का आर्टिकल 147, उसका जो वर्डिंग्स है वो काफ़ी लच्छेदार है, समझ में तो जल्दी आता नहीं है, लेकिन उसको नटसेल में एक संक्षिप्त में समझने का कोशिश करें आप, तो लिखा है, इट सिंपली सिग्निफाइज दैट हायर कोर्ट ऑफ इंडिया आर सुप्रीम इन देयर पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन। दिस पावर शैल एक्सीड टू द एफॉर्मेंशनल एक्ट्स। आर्टिकल 147 रेफर्स दैट ब्रिटिश कोर्ट जजमेंट कैन डू अमेंडमेंट इन द इंडियन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये यही कह रहा है कि जो आर्टिकल 147 कह रहा है कि ब्रिटिश कोर्ट का जो जजमेंट है वो भारत के लॉ में, भारत के कानून में, संविधान में फेरबदल कर सकता है। ये कोई और नहीं, हमारे संविधान, भारतीय संविधान का आर्टिकल 147 कहता है। तो अगर हमें पूर्णतः आज़ादी मिली थी तो ये बातें कहने की, संविधान में इसे लिखने की क्या ज़रूरत थी? जो इतने बड़े बड़े वकील जो यहाँ भारत को, संविधान को बना के रखे हैं एकदम जगरनॉट जैसा, उसमें इस आर्टिकल को घुसाने की ज़रूरत क्या थी? अगर भारत को सही मायने में आज़ादी मिलती तो भारत को इंडियन नाम रखने की ज़रूरत क्यों पड़ती? जब श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1970 के आसपास में, तो उसने महज 20 साल में ही जो अंग्रेज़ों ने नाम दिया था उसे सीलोन, उसे बदल के लंका कर दिया था और बाद में सम्मानपूर्वक उसे श्रीलंका कर दिया था। लेकिन भारत को एकदम अबूझ पहेली की तरह भारत को इंडिया दैट इज़ भारत कहा गया है। इंडिया नाम देने की, अंग्रेजी नाम देने की ज़रूरत क्या थी? क्या हमारी संस्कृति इतनी कमज़ोर हो गई थी कि हमें पूरा यूनिटी करने के लिए, जोड़ने के लिए इंडिया नाम देना ज़रूरी था? तो ये प्रश्न जाहिर सी बात है कि उठेगी कि आखिरकार कौन सा सीक्रेट डील हुआ था जिसको कि पब्लिक में नहीं लाया गया था और रातों रात भारत को आज़ादी मिल गई थी। आज जैसे सवेरे सुबह आप उठते हैं, उसी तरीके से आपके पूर्वज लोग सवेरे उठे, हमारे लोग, और उनको पता चला कि भारत को आज़ादी मिल गई है। तो ऐसा क्या हो गया था? मतलब जब भी किसी देश को आज़ादी मिलती है क्रांति से, तो उसका ऊपर का शीर्ष नेतृत्व बदलता है, उसके काम करने का तौर तरीका बदलता है, लोग बदलते हैं। लेकिन भारत का शीर्ष नेतृत्व तो वही है। जब 1937 में, 1940 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना और वही कांग्रेस के लोग मंत्री बने 1937-40, जब भारत गुलाम था, अंग्रेज़ों के अधीन में था, तब भी। और भारत के आज़ाद होने के बाद भी वही नेता लोग लड़ा चुनाव और वही लोग मंत्री बना। तो आखिरकार परिवर्तन क्या हुआ? क्या आम लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ? बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस को काफ़ी अलग रखा गया। जवाहरलाल नेहरू बार बार इरिटेट करते रहे, कहते रहे कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई है। लेकिन जब जो समय के गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल, जब उनसे पूछा गया था कि क्या जो इंतरिम गवर्नमेंट बन रही है तो उसमें कैबिनेट सीट के लिए मिस्टर बोस के लिए एक सीट रखा जाएगा, तो उन्होंने जवाब दिया था कि ऐसी अभी कोई डिसीजन नहीं है। अगर सुभाष चंद्र बोस का अपीयरेंस हो जाता है, वो दिखते हैं कहीं पर, तो ऐसा माना जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट के पास ऑफिशियली ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे कि बताया जा सके कि उनकी मृत्यु हुई है। तो जवाहरलाल नेहरू को बार बार ये बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी कि सुभाष चंद्र बोस मर गए थे? क्या वो उनके पास पुख्ता सबूत अपने पास थे, या फिर उन्होंने सिर्फ उसे हवाई तीर मारा था? जब उस समय का जो गृह मंत्री है वो ऑन रिकॉर्ड कह रहा था कि सुभाष चंद्र बोस मरे हैं, इसकी हमारे पास कोई डिटेल नहीं है, तो फिर पंडित नेहरू कैसे कह रहे थे?
अगर आप एक पुस्तक पढ़ेंगे भारत की स्वतंत्रता और अंग्रेज़ों के अभिलेखागार में भी यह भी लिखा गया है कि ये सत्य नहीं है कि महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के कारण अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा। सच्चाई यह है कि यह आंदोलन तो वर्ष 1944 तक समाप्त हो गया था। जो 1942 8 अगस्त को जो प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, उसका कहीं कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा था, क्योंकि कांग्रेस के जो तथाकथित शीर्ष नेतृत्व था सब के सब जेल में ठूस दिए गए थे। जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली से वर्ष 1956 में इस आंदोलन के प्रभाव के विषय में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि इस आंदोलन का प्रभाव लगभग नगण्य था, जीरो था। इतिहासकार डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार ने इसे अपने संस्मरण में लिखा है और कहा है कि एटली ने स्वयं वर्ष 1956 में कलकत्ता के राजभवन के कार्यवाहक राज्यपाल से कहा था कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने में सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज की तुलना में गांधी जी की भूमिका बिल्कुल कम थी, क्योंकि गांधी जी जो अहिंसा की बातें करते थे वो एकदम खोखली और दोगली बात थी। एक तरफ तो वो भारत से लड़ने के लिए सैनिकों को भेजे थे द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों के साइड से, और दूसरी तरफ वो अहिंसा की बातें करते थे। तो ये एकदम खोखली बातें गांधी जी क्या करते थे, उनका कोई अस्तित्व या प्रभाव उस समय नहीं था। लेकिन हिस्ट्री लिखने वाले जब आपके लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन को देंगे तो आपको ऐसा ही हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगा, हकीकत बात पढ़ने को नहीं मिलेगा। यह बात प्रचलित बात बहुत सत्य से कुछ अलग है, परंतु सत्य है कि इस बात को कांग्रेस भी अपनी वेबसाइट और अपने इतिहास में मानती है। उसने भी लिखा है कि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की प्रथम प्रोविजनल सरकार की स्थापना की थी और इसे जर्मनी, इटली, जापान और म्यांमार सहित 9 विश्व शक्तियों ने, मतलब 9 जो विश्व की शक्तियाँ थी उन्होंने मान्यता प्रदान की थी। इसने ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा भी कर दी थी। प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया ये 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, जिसको रिकॉग्नाइज किया था दुनिया की 9 ताकतों ने। इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि अब समय आ गया है कि पूर्वी एशिया में रहने वाले 3 मिलियन मतलब कि 30 लाख भारतीय अपने संसाधन और मानव श्रम को एक साथ लाएं और अब अधूरे मन से नहीं पूरे मन से काम करें भारत को आज़ाद करने के लिए। पूर्वी एशिया कहने का मतलब कि सिंगापुर, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह में जितने भारतीय थे उनसे मदद की गुहार लगाई थी उन्होंने। अंग्रेज जो थे वो भारत को पूर्णतः आज़ादी नहीं देना चाहते थे, वो भारत को कुछ अवधि तक कुछ समय के लिए डोमिनियन स्टेट के दर्जा में रखना चाहते थे। तो जब कांग्रेस को मनाने में सब फेल हो गए थे नेहरू को, तो उस समय एडवीना को भेजा गया था उन्हें मनाने के लिए कि वो भारत को कुछ समय के लिए डोमिनियन स्टेट में मना ले नेहरू को, और नेहरू मान भी गए थे। ये हम नहीं, एक पेपर में न्यूज़ पेपर में उस समय छपा था जिसे कटिंग अभी लगी है, आप पढ़ लीजिएगा। तो बात यह है कि भारत को लड़ के सत्ता मिली कहाँ। दस्तावेजों को खंगालने पर और भी सत्य मिलेगा, परंतु यह देखना बहुत ही हैरानी भरा है कि हर समय अधूरी आज़ादी का नारा लगाने वाले और हिंदुओं से आज़ादी मांगने वाले, मनुवाद से आज़ादी मांगने वाले लोग कंगना रनौत पर टूट पड़े हैं। लेकिन जो पेपर्स होने चाहिए, जिसे पेपर आना चाहिए ओपन में, वो पेपर आखिरकार भारत सरकार ने अभी तक रिलीज़ क्यों नहीं किया है। भारत सरकार को बताना चाहिए था क्या सीक्रेट डील हुआ था भारत को आज़ाद करने के पहले, उसको वापस लाना चाहिए। आप गूगल पर सर्च कीजिएगा आर्टिकल 147, उसके बारे में और पढ़िएगा और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। जो भारत राष्ट्रमंडल समूह का खेल है, देश सदस्य है भारत में, आप ये भी जानते होंगे कि भारत कुछ जगह अपना उच्चायुक्त रखता है और कुछ जगह उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर रखता है, और कुछ जगह कुछ देशों में राजदूत नियुक्त करता है, एम्बेसडर। तो आपको ये भी पता होगा कि जितना भी राष्ट्रमंडल समूह का देश है उसमें भारत हाई कमिश्नर भेजता है, अपना उच्चायुक्त भेजता है। मतलब जो जो अंग्रेज़ों के अधीन या गुलाम देश रहे थे उसमें भारत का उच्चायुक्त या हाई कमिश्नर होता है। जबकि जो स्वतंत्र देश अलग से रहे हैं जैसे अमेरिका, तो अमेरिका में भारत का एम्बेसडर नियुक्त होता है, रसिया में भारत का एम्बेसडर नियुक्त होता है, लेकिन पाकिस्तान में उच्चायुक्त नियुक्त होता है, हाई कमिश्नर। ये आखिरकार किस तरीके की आज़ादी हमें मिली थी। 1947 में आज़ादी नहीं बल्कि सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, जिसका आधार 1935 का ट्रांसफ़र ऑफ पावर एग्रीमेंट था, जिसके कारण आज भी अंग्रेज़ों के बनाए हुए बहुत सारे कानून ज्यों के त्यों चल रहे हैं और बहुत सारे भवन के नाम अभी तक बदले भी नहीं गए हैं, जिनमें सूरत का कूपर हाउस भी एक शामिल है। आप ये सब सारी बातें गूगल पे खोजिए, पढ़िए, तो आपको पता चलेगा भारत को सच्ची आज़ादी नहीं मिली थी।
सुभाष चंद्र बोस ने भी एक बार कहा था कि गांधीज़म विल लैंड फ्री इंडिया इनटू अ डिच। मतलब भारत जो गांधीज़म है, अब गांधीज़म का कोई डेफिनेशन ही नहीं है, मतलब कि हर जगह अगर आप कायरता है तो गांधीज़म है। कायरता तो यही सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि गांधीज़म मतलब कि कायरता जो है वो भारत को जब आज़ाद होगा तो भारत को खाई में ढकेल देगा। ये कुछ रिसर्च थे, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और पढ़ के कुछ त्रुटि हो तो वो भी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।